मित्रों, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है, गंगा कावेरी व्याख्यान माला का यह 74वां व्याख्यान है। नए वर्ष 2022 का ये पहला व्याख्यान है। गंगा कावेरी व्याख्यान माला लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा उत्तर प्रदेश, पॉम्पे कॉलेज एकड़ा मंगलुरु कर्नाटक और मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के संयुक्त तत्वावधान में गतिमान है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर यह व्याख्यान अत्यंत महत्वपूर्ण वक्ता विद्वान प्रोफेसर पीसी टंडन सर के द्वारा होना है। प्रयोजन मूलक हिंदी और हिंदी में रोजगार, इस विषय पर सर का वक्तव्य नियत है। लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के प्राचार्य प्रोफेसर आर के पांडे जी, पॉम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु के प्राचार्य महोदय डॉक्टर पुरुषोत्तम केवी जी, लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के हिंदी विभागाध्यक्ष गुरुवर डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर और पॉम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु के हिंदी विभागाध्यक्ष हमारे मित्र डॉक्टर एस.ए. मंजुनाथ जी एवं समस्त विद्वान प्राध्यापक साथी, शोधार्थी बंधु एवं विद्यार्थियों, विभिन्न विद्वानों द्वारा अलग अलग विषयों पर जुलाई 2020 से हम इस श्रृंखला को लगातार आप सभी लोगों के सम्मिलित सहयोग से, प्रोत्साहन से आगे बढ़ा रहे हैं। और आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय प्रोफेसर पूरन चंद टंडन जी हैं, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और एक प्रतिष्ठित लेखक हैं, जिनका बहुत ढेर सारा काम है साहित्य के, भाषा के क्षेत्र में और साहित्येतर क्षेत्र में। जो प्रकार्यात्मक हिंदी है या प्रयोजन मूलक हिंदी है या अनुवाद विज्ञान है या मीडिया है या मध्यकालीन साहित्य है। तो मैं आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर पीसी टंडन सर का परिचय देने के लिए अपने मित्र डॉक्टर एस.ए. मंजुनाथ जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आज के मुख्य वक्ता का परिचय दें। डॉक्टर एस.ए. मंजुनाथ जी। धन्यवाद तिवारी जी। मैं अपनी ओर से सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं डॉक्टर एस.ए. मंजुनाथ, मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के अध्यक्ष और पॉम्पे कॉलेज हिंदी विभाग के अध्यक्ष आपका स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं यह गंगा कावेरी व्याख्यान माला श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा उत्तर प्रदेश और पॉम्पे कॉलेज एकड़ा मंगलुरु और मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के संयुक्त तत्वावधान में संचालित है। यह 74वां व्याख्यान है। इस व्याख्यान में हमारे साथ जुड़े हुए हैं व्याख्यान देने के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण जो लेखक है, भाषाविद है, साहित्य के और भाषा से संबंधित कई रचनाओं का इन्होंने सृजन किया है। प्रोफेसर पूरन चंद्र टंडन, आदरणीय पूरन चंदन टंडन जी का मैं स्वागत करता हूं। और इनका जैसे हमारे मित्र ने बताया कि यह बहुत ही जो विस्तृत व्यापक जानकार युक्त इनका परिचय है। इसे संक्षिप्त करते हुए, क्योंकि समय की जो समय को ध्यान में रखते हुए संक्षिप्त करते हुए इनका परिचय आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। आज के मुख्य वक्ता है प्रोफेसर पूरन चंद्र टंडन, जो प्रोफेसर है हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय में। और इनका शैक्षिक जो योग्यता, जो अनुवाद में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और उसके बाद एमए, एमफिल, पीएचडी, अनुवाद में पोस्ट एमए डिप्लोमा, शैली विज्ञान में डिप्लोमा, इस तरह का जो इनका जो इनकी जो शैक्षिक योग्यता है। और इनका अध्यापन जो है, प्राध्यापक के रूप में इन्होंने अपना अध्यापन कार्य शुरू किया है श्री अरबिंदो कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में।
और उसके बाद प्राध्यापक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, वहां पर भी इन्होंने काम किया है। वरिष्ठ प्राध्यापक इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय वहां, और प्राध्यापक के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय में, रीडर हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय। वर्तमान में प्रोफेसर हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। 2007 से ये जो प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं, और विभिन्न स्तरों पर इनका जो कार्य इन्होंने किया है। स्नातक पूर्व हिंदी अनुवाद, रेडियो लेखन, हिंदी में सृजनात्मक लेखन, विदेशी और हिंदी भाषी भारतीयों के लिए हिंदी में सर्टिफिकेट डिप्लोमो, उच्च डिप्लोमो, इनका कोर्स इन्होंने किया है, मतलब करवाया है। स्नातकोत्तर हिंदी शोध निर्देशक भी है, जो एमफिल और पीएचडी हिंदी से संबंधित लगभग 130 से अधिक एमफिल शोध निर्देशक है, और लगभग 70 से अधिक जो पीएचडी के ये निर्देशक है। और मध्यकालीन साहित्य, भारतीय काव्य शास्त्र, अनुवाद, प्रयोजन मूलक हिंदी, हिंदी भाषा, भाषा शिक्षण और मीडिया इनका जो विशेष क्षेत्र है। और इन्होंने लगभग 55 जो पुस्तकों का प्रकाशन इनके द्वारा हुआ है। उसमें स्वतंत्र 11 पुस्तक है, संयुक्त लेखन के रूप में 12 पुस्तक प्रकाशित है, संपादित इनके संपादन में 13 पुस्तक प्रकाशित है, सह संपादक के रूप में 14 पुस्तक प्रकाशन हो चुके हैं, और अभी 3 पुस्तकें जो है प्रकाशनाधीन अभी जो कार्य जो उसका कार्य चल रहा है। और लगभग 82 जो पाठ्य पुस्तकें इन्होंने लिखा है, और 5 शब्दकोश, इसमें 4 शब्दकोश प्रकाशित हो चुके हैं और 1 शब्दकोश प्रकाशनाधीन है। अनुवाद से संबंधित पुस्तकें 9 पुस्तकें हैं, और आलेखों का 1 पुस्तक, और इग्नू की अध्ययन सामग्री इनके द्वारा प्रकाशित है। लेख, शोध पत्र पुस्तकों में, अध्याय, अलग अलग शोध पत्रों में लगभग 48 शोध पत्रों में इनकी 43 जो आलेख प्रकाशित हैं और 5 प्रकाशनाधीन हैं। विभिन्न शोध पत्र पत्रिकाओं में 90 से ज्यादा आलेख प्रकाशित हो चुके हैं। पुस्तक समीक्षाएं 32 पुस्तकों के संबंध में इनकी समीक्षा प्रकाशित है। और जो सृजनात्मक लेखन, हिंदी कहानियां 3 हैं, कविताएं 11 कविताओं का संकलन इनके द्वारा जो प्रकाशित है। तो लगभग विभिन्न सम्मेलनों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं में ये जिसके संसाधन के जो रूप में वक्ता के रूप में, मुख्य वक्ता के रूप में इनकी भागीदारी है। और इनके द्वारा जो पुरस्चर्या अथवा ओरिएंटेशन कोर्स जो कहा जाता है, इनका इन्होंने जो कार्य संभाला है और सफलतापूर्वक इनको इन्होंने संचालित किया है। अनुवाद के विषय में भी बहुत सारा इनका कार्य है। विभिन्न विश्वविद्यालयों से अनुवाद विषय के एमफिल के लघु शोध प्रबंध का निर्देशक ये रह चुके हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के अनेक महाविद्यालयों तथा सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों में अनुवाद विषय कार्यशालाओं का इन्होंने आयोजन किया है। तो इस तरह के बहुत से जो व्यापक जानकारी जो है इसके संबंधित है। और शैक्षिक, व्यावसायिक निकायों, सोसाइटियों आदि में सदस्य के रूप में भी ये काम कर रहे हैं। हिंदी अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के सदस्य, नागरिक विचारिणी सभा, भारतीय हिंदी परिषद इलाहाबाद, और नाताली पुरस्कार समिति, अनुवाद की सम्मान समिति, व्यास सम्मान हेतु गठन निर्माण निर्णायक मंडल समिति, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा संबंधी पुस्तकों के पुरस्कार के संबंध में। तो इस तरह अलग अलग समितियों में पुरस्कार जो देने हेतु समितियां होती हैं, या इस तरह की अलग अलग समितियां होते हैं, उन समितियों में ये सदस्य के रूप में अभी ये कार्य कर रहे हैं। और इनकी जो साहित्यिक सेवा के लिए बहुत से जो पुरस्कार और सम्मान इनको प्राप्त है। इनमें कुछ पुरस्कारों का मैं आपके सामने उल्लेख करना चाहता हूँ। हिंदी अकादमी दिल्ली सरकार दिल्ली द्वारा श्रेष्ठ संपादन का पुरस्कार एवं सम्मान
1996-97 में इनको प्राप्त है। हिंदी अकादमी दिल्ली सरकार, दिल्ली से प्रतिष्ठित हिंदी अनुवादक विशेषांक अनुवाद पत्रिका का संपादन सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार इनको प्राप्त है। महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस द्वारा सम्मानित है 2000 में इनके इस जो हिंदी भाषा और साहित्य के जो कार्य के लिए सहस्त्राब्दी विश्व हिंदी सम्मेलन में हिंदी सेवा के लिए राष्ट्रीय हिंदी सेवी सहस्त्राब्दी सम्मान 2000 में, और 2002 में केम इंस्टीट्यूट ट्रस्ट भिवानी द्वारा साहित्य शिरोमणि पुरस्कार प्राप्त है। 2003 में हरियाणा प्रादेशिक हिंदी साहित्य सम्मेलन गुड़गांव द्वारा सम्मानित है, और 2006 में फिजिकली हैंडिकैप्ड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा ये सम्मानित है। मैसूर हिंदी प्रचार परिषद अखिल कर्नाटक हिंदी साहित्य का अकादमी बेंगलुरु द्वारा अति विशिष्ट हिंदी सेवे सम्मान 2008 में इनको प्राप्त है। साहित्य भूषण काफी है सभी हो गया सर, हो गया क्योंकि सारी जानकारी बता नहीं पाते हैं। संक्षिप्त रूप से मैं आपकी जानकारी आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है सर। साहित्य भूषण पुरस्कार एवं सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 2018 में, और अंत में 2019 में उद्भव शिखर सम्मान पुरस्कार एवं सम्मान नई दिल्ली द्वारा ये सम्मानित है। आज के हमारे मुख्य वक्ता हैं पूर्ण चंद्र टंडन, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है। सर, आपका इस गंगा कावेरी व्याख्यान माला का जो इस साल का 2022 का पहला व्याख्यान है, इस व्याख्यान हेतु मैं आपका स्वागत करता हूं सर। प्रणाम, स्वागत। धन्यवाद मित्र डॉक्टर एस ए मंजुनाथ जी, आपने एक चुनौतीपूर्ण कार्य को संपादित किया है। वैसे सच ये है कि सर की जो उपलब्धियां हैं, अकादमिक उपलब्धियां, उनको बताएंगे तो यह सच है कि 1 घंटे का जो समय है वो पूरा लगेगा, तभी बताया जा सकता है। आपने बहुत ही सुंदर ढंग से आपने इसको समाहार किया है सीमित समय में। तो मैं, जैसा कि सर का संकेत भी है, और बिना समय को व्यर्थ किए मैं बहुत आदर के साथ आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर पीसी टंडन जी को बुलाता हूं प्रयोजन मूलक हिंदी और हिंदी में रोजगार विषय पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए। सर, आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद और हृदय से बहुत आभार आदरणीय डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी और गंगा कावेरी व्याख्यान माला से जुड़ी हुई पूरी टीम, सभी संबद्ध शिक्षक मित्रों, आदरणीय पांडे जी, शैलेंद्र जी, मंजुनाथ जी, और इस व्याख्यान माला में उपस्थित, इससे संबद्ध, इससे जुड़े हुए सभी प्रबुद्ध श्रोता मित्रों, आपका हृदय से अभिनंदन, स्वागत और कृतज्ञता इस रूप में कि मुझे इस नव वर्ष के पहले दिन आप सब से ऐसे प्रबुद्ध और विद्वान मित्रों से बातचीत करने का, संवाद करने का ये सौभाग्य मुझे मिला। मैं हृदय से आभारी हूँ इस व्याख्यान माला की पूरी टीम से, जो जुड़े हुए लोग हैं और जो इसका एक लंबी अवधि से, लगभग 1.5-2 वर्ष से लगातार नियमित रूप से इस व्याख्यान माला का आयोजन कर रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में लोगों को जोड़े हुए हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है, वो उसके लिए साधुवाद और बधाई देता हूँ। सबको नव वर्ष की ढेर सारी मंगल कामनाएं देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि भगवान हम सबको स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें और इस महामारी से, जो वैश्विक महामारी है, इससे सबकी मुक्ति हो और पूर्ववत हमारा जीवन उसी तरह आनंदमय यापन हो, बीते, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। विषय जैसा अभी बताया गया, प्रयोजन मूलक हिंदी और हिंदी में रोजगार की संभावनाएं के अवसर, उस पर बातचीत करूंगा। वस्तुतः तो इस विषय को अगर मैं ऐसे कहूं कि प्रयोजन मूलक हिंदी और हिंदी का प्रयोजन, यह क्या है, तो वही बात आएगी जिसकी बात मैं करना चाहता हूं। प्रयोजन
शब्द यहां बहुत सार्थक शब्द है, जिसका सीधा सीधा अर्थ है उद्देश्य। हम हिंदी के अनेक रूपों को देखते, पढ़ते, विचार करते हैं, और कुछ संवैधानिक दर्जा प्राप्त रूप हैं और कुछ अनौपचारिक रूप भी हैं। हम सामान्यतः हिंदी के बारे में, भाषा के बारे में ये कहते हैं कि एक औपचारिक भाषा होती है, एक अनौपचारिक होती है, एक लिखित होती है, एक मौखिक होती है। फिर उसके अंतर्गत जब हम अनुशासनगत वर्गीकृत रूप में उसका विभाजन करते हैं, तो हम देखते हैं कि एप्लीकेशन से जुड़े हुए, यानी अनुप्रयोग से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं, जो आयाम हैं, वो प्रशासन से जोड़कर, तकनीक से जोड़कर, प्रौद्योगिकी से जोड़कर, उद्योग से जोड़कर, मशीन से जोड़कर बहुत सारे क्षेत्र उसके बन जाते हैं। कार्यालयी हिंदी, आजीविका साधक हिंदी, रोजगार मूलक हिंदी, या प्रशासनिक हिंदी, या बैंकिंग हिंदी, या बीमा की हिंदी, या वित्त वाणिज्य की हिंदी, या इसी तरह से और बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनकी चर्चा अभी थोड़ी थोड़ी मैं आपसे करूंगा अभी आगे चलकर। हिंदी की विशेषता यह भी है, और न केवल हिंदी की, अपितु यह विशेषता समस्त भारतीय भाषाओं की विशेषता भी है। लेकिन हिंदी तुलना में बेहतर ढंग से आगे बढ़ रही है, वैश्विक धरातल पर जा रही है। उसके तमाम जॉब ओरिएंटेड जो पक्ष हैं, आयाम हैं, वो उजागर हो रहे हैं, रोजगार मूलक। एक अखबार हिंदी का अगर राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र को आप उठाएंगे तो आप देख पाएंगे कि उसमें जितने प्रकार की हिंदी है, माने हिंदी एक ही है, वो खड़ी बोली हिंदी है, अखबार एक ही है, उस एक अखबार में उस खड़ी बोली हिंदी के अलग अलग उद्देश्य मूलक अनुप्रयोग मिलेंगे। यानी शब्द संपदा, शब्द का चयन, जिसको हम कहते हैं एप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑफ द वर्ड, ये जो सटीक सार्थक चयन है शब्द का, ये उद्देश्य मूलक चयन होता है। एक ही कोश में, एक ही शब्द और शब्दावली संग्रह में अवधारणा मूलक अनेक पर्याय हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन हर शब्द का अर्थ एक ही रूप में सब जगह प्रयुक्त नहीं होता। इसलिए अर्थ की संवेदना को प्रयोग धर्मिता से जोड़कर, उद्देश्य के प्रयोजन से जोड़कर सामने लाया जाता है। उसी को हम फंक्शनल या प्रयोजन परक हिंदी के परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट करते हैं। कैसे? मैं उदाहरण से अपनी बात को आपके सामने रखूंगा। जैसे अखबार में अपराध समाचारों की भाषा, जो क्राइम न्यूज है, हिंदी के अखबार में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा नृशंस हत्या। अब ये जो नृशंस शब्द है, ये तो बहुत कठिन प्रतीत होता है, लेकिन अखबार पढ़ते कौन लोग हैं? पढ़े लिखे भी, कम पढ़े लिखे भी, गैर पढ़े लिखे भी। जो गैर पढ़े लिखे से मेरा मतलब जो साक्षर हैं लेकिन उपाधि धारक नहीं है। अब किसी से सामान्यतः पूछ लो कि नृशंस क्या होता है, तो वो शायद नहीं बता पाएगा। लेकिन जैसे ही आप उसे उस खबर की पूरी डिटेल को, उसकी पूरे पूरे विवरण को जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये कह रहा है कि बड़ी बेदर्दी से हत्या हुई है, निर्ममता से हत्या हुई है। अंग्रेजी में इसके लिए कोल्ड ब्लडेड मर्डर या ब्लंट मर्डर, इसका भी प्रयोग है।
अब हम अखबार में क्यों प्रयोग कर रहे हैं नृशंस हत्या? क्योंकि शब्दावली आयोग ने CSTT, जिसको हम कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी कहते हैं, जिसका गठन 1961 में हुआ था और जिसने विधिवत कार्य करने का जो प्रारंभ है वो 63-64 में जाकर किया था। तो 64 या 65 से यदि आज तक आप गणना करेंगे तो कुल 55 साल का इतिहास है। ये प्रयोजन मूलक हिंदी का वस्तुतः सही सही मायनों में इतिहास 55 साल का है। क्योंकि जिस भाषा के पास अपनी शब्दावली नहीं थी, शब्दावली माने कंसेप्चुअल टर्मिनोलॉजी, अवधारणात्मक शब्दावली, शब्द में और शब्दावली में अंतर होता है। शब्द का अर्थ होता है और शब्दावली की परिभाषा होती है, अवधारणा होती है। परिभाषा को व्याख्यायित किया जाता है एक पदबंध में, पद में, वाक्य में, वाक्यांश में, लेकिन शब्द का प्रतिशब्द अर्थ होता है। इसलिए शब्द कोश अलग होते हैं और टर्मिनोलॉजी के जो संग्रह होते हैं वो अलग होते हैं। तो जैसे अगर मैं कहूं कि दिवस के लिए, तो हम उसका दिवस का अर्थ कहते हैं दिन, रात्रि का अर्थ हम कहते हैं रात, मस्तक का अर्थ हम कहते हैं माथा। लेकिन अगर मैं कहूं कि दूरदर्शन या दूरभाष, तो इसका अर्थ किसी कोश में नहीं मिलेगा। इस तरह के जितने भी शब्द हैं जो क्वाइन किए गए हैं, क्रिएट किए गए हैं, जो आर्टिफिशियल है, जो कृत्रिम है, जो अंग्रेजी के शब्दों को सामने रखकर उनकी अवधारणा को इन शब्दों में उतारते हुए निर्मित किए गए हैं, वो पारिभाषिक शब्द हैं, तकनीकी शब्द हैं, वैज्ञानिक शब्द हैं, या अनुप्रयोग मूलक अनुशासनों की आधारशिला दिखाई देने वाले शब्द, इसलिए उनको शब्दावली कहते हैं। शब्दावली आयोग ने अब तक हिंदी के 9 लाख पारिभाषिक शब्द बना दिए। 9 लाख। दुनिया की किसी भाषा में इतने कृत्रिम, इतने अवधारणा मूलक पारिभाषिक शब्द नहीं है। और ये सब बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है प्रयोजन मूलक हिंदी की। क्योंकि प्रयोजन मूलक हिंदी उद्देश्य मूलक हिंदी है और उद्देश्य मूलक हिंदी सामान्य हिंदी से नितांत भिन्न हिंदी है। इसलिए मैं वो जो उदाहरण आपके सामने रख रहा था, नृशंस हत्या, वहां पर अखबार भले ही जन सामान्य को ध्यान में रखकर सरलीकृत करते हुए, सरलीकरण करते हुए उसको ऐसा लिख सकती है कि एक्स ने वाई के पेट में चाकू घोंपा। अब चाकू घोंपने से जो व्यंजना होती है और जो एक मानसिक पटल पर चित्र उभरता है, वह जन सामान्य के लिए तो ठीक है, क्योंकि हमारा ग्राहक जो है वो हलवाई की दुकान पर और नाई की दुकान पर भी है, एक IAS अधिकारी भी है, एक विश्वविद्यालय में और कॉलेज में पढ़ाने वाला शिक्षक भी है। तो वह अखबार का जो प्रयोजन है वह बिल्कुल नितांत भिन्न है और वो तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दों की यथावत प्रयुक्ति के लिए, प्रयोग धर्मिता के लिए अपने को बंधा हुआ महसूस नहीं करता। लेकिन यदि हम औपचारिक रूप से पुस्तक के निर्माण की तरफ जाएं, शोध की तरफ जाएं, प्रशासन की तरफ जाएं, बैंक और बीमा की तरफ जाएं, उद्योग और प्रौद्योगिकी की तरफ जाएं, तो वहां हमें वो जो मानक शब्दावली, जिसका निर्माण वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा किया गया है,
वही प्रयोग करना भी होता है, क्योंकि उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, उच्चतम न्यायालय के आदेश हैं कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ टर्मिनोलॉजी, यानी ये जो कंसेप्चुअल टर्मिनोलॉजी, अवधारणात्मक शब्दावली है, इसकी एक रूपता से जुड़ी हुई प्रयोग धर्मिता अखिल भारतीय स्तर पर और वैश्विक स्तर पर होनी चाहिए। तो पहली बात मित्रों ये कि नृशंस हत्या ये इस बात का द्योतक है कि प्रयोजन क्या है। हम तकनीकी शब्द का जब प्रयोग करते हैं तो एक विशेष मंतव्य को ध्यान में रखकर करते हैं। तो एक ये इस तरह की शब्दावली है। अगर आप क्राइम न्यूज के जितने भी कटिंग निकालेंगे अखबार से या खबरें देखेंगे तो आपको उसकी टर्मिनोलॉजी का एक अलग रूप मिलेगा। आप शिक्षा संस्कृति की शब्दावली को जब इस तरह की खबरों में देखेंगे, जो एजुकेशनल न्यूज है, जो कल्चरल न्यूज है, तो आपको एक अलग तरह की शब्दावली मिलेगी। संपादकीय वाले पृष्ठ पर जाएंगे, एडिटोरियल, उसको पढ़ेंगे तो एक अलग तरह की शब्दावली मिलेगी। आप विज्ञापन की दुनिया में जाएंगे, खरीद फरोख्त के विज्ञापन, जीवन मरण के विज्ञापन, उन सब में आप दुकान खरीदने और बेचने का, मकान किराए पर लेने और देने का, व्यक्ति के जीने और मरने का विज्ञापन, आदि आदि। विज्ञापन की दुनिया तो बहुत बड़ी है। वांटेड, अ ब्यूटीफुल, टॉल, प्रोफेशनल, हैंडसम, ब्राह्मण, क्षत्रिय एटसेट्रा, बॉय, for a beautiful, for a tall, for a professional एटसेट्रा गर्ल। अब ये एक शैली है विज्ञापन की, जो विवाह के विज्ञापन अखबार में आते हैं। अब हिंदी के अखबार में इसी तरह के विज्ञापनों के हिंदी अनुवाद आप देखिए तो आपको उद्देश्य स्पष्ट होगा। सामान्यतः उस तरह का प्रयोग हम अन्य क्षेत्रों और अनुशासनों में नहीं करते, लेकिन विवाह के विज्ञापन की भाषा, उसकी शब्दावली वो नितांत अलग तरह से चलती है। ऐसे ही गुमशुदा का विज्ञापन, ऐसे ही जीवन मरण का विज्ञापन, ऐसे ही रोगों से बचने का, मद्य निषेध का, चिकित्सा संबंधी या आपदाओं संबंधी, जन जागरण संबंधी या अंतरराष्ट्रीय मुद्दों से रिलेटेड, ऐसे तमाम मताधिकार, जीवनाधिकार, ऐसे कितने तरह के विज्ञापन होते हैं, सब में आपको अंतर मिलेगा। और अगर आप चले जाएं खेल के पेज पर, एक दो पेज तो स्पोर्ट्स के होते हैं ना, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, नेशनल गेम्स, इंटरनेशनल गेम्स, फिर कॉम्पिटिटिव गेम्स, जो प्रतियोगिताएं चल रही हैं तरह तरह की, उनकी भाषा, उनकी शब्दावली, उसको आप देखिए, एक अलग तरह की शब्दावली मिलेगी। धूल चटाई, औंधे भू पटका, छक्के छुड़ाए, धोनी ने धोया, क्या धोया? कोई कपड़े तो नहीं धोए, लेकिन कंटेक्स्ट के साथ, संदर्भ के साथ जब हम उस शब्दावली का अनुप्रयोग देखते हैं तो बात क्लियर हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है। इसी तरह बाजार के पेज पर आइए, मार्केट रेट्स, बाजार की भाषा, खरीद फरोख्त की, क्रय विक्रय की भाषा, वहां आपको अलग तरह की शब्दावली मिलेगी। सोना गिरा, अरहर लुढ़की, चांदी फिसली, है ना, तिलहन उछली, जीरा भड़का। अब ये जो टर्मिनोलॉजी है ये मार्केट रेट्स की है, और सब कुछ अंग्रेजी के अनुप्रयोग को सामने रखकर क्रिएट किए गए। हाइक इन गोल्ड, तो हमने कहा सोना उछला। डाउनफॉल इन सिल्वर, हमने कहा चांदी फिसली। लेकिन
एक अनुशासन की शब्दावली को दूसरे अनुशासन में अगर प्रयोग करेंगे तो ओवरलैपिंग से अर्थ का अनर्थ होगा, क्योंकि इस जगह पर चांदी फिसली और सोना उछला या सोना लुढ़का, इसका अर्थ जो इस फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं वो इस पृष्ठ की खबरों से ग्रहण कर लेते हैं, उनको पता है ये क्या कहना चाहता है। लेकिन इसी को यदि किसी व्यक्ति के संदर्भ में प्रयुक्त कर दें कि XYZ फिसली या XYZ लुढ़का, तो फिर उसका अर्थ कुछ और हो जाएगा। लुढ़कने का अर्थ कुछ और है, फिसलने का अर्थ कुछ और है, आदि आदि। तेजड़िए मंदड़िए शेयर मार्केट की शब्दावली अलग है। अब मूल बात पर फिर लौटता हूं कि प्रयोजन मूलक हिंदी का उद्देश्य ही है कि विशिष्ट प्रयोजन को साधने में जो भाषा सक्षम है, समर्थ है, सहायक है, कारगर है, वही प्रयोजन मूलक है। अगर बैंक में काम करना है तो बैंकिंग हिंदी का अनुप्रयोग होगा ताकि बैंक का जो बिजनेस है वो बढ़ सके। बैंक को आप इस भारत में एक फायदा है जहां पर बड़ी संख्या में लोग अभी भी अंग्रेजी दाम मानसिकता के नहीं है, अगर उस समुदाय में, ग्रामीण समुदाय में, अशिक्षित समुदाय में या जो पिछड़े वर्ग का समुदाय है, उन सब में अगर बैंकिंग बिजनेस को प्रमोट करना है, प्रोत्साहित करना है, तो आपको उनकी भाषा में जाना पड़ेगा। आप अंग्रेजी से, फ्रेंच से, जर्मन से बैंक को आगे नहीं बढ़ा सकते। यही कारण है कि जो विदेशी बैंक भी हमारे यहाँ आए, चाहे ICICI बैंक है या HDFC है या हांगकांग एंड शंघाई बैंक है या और ऐसे, उनको ग्राहक की भाषा में कामकाज को लाना पड़ा। तो बैंक की भाषा, बीमा की भाषा, खेल की भाषा, चिकित्सा की भाषा, किसी भी आजाद देश की सबसे बड़ी विडंबना क्या है? हम 75 वर्ष हो गए हमें आजाद हुए, आजादी का अमृतोत्सव मना रहे हैं हम, और आज भी ये दुखद स्थिति है कि हम अपने देशवासियों को, अपने नागरिकों को उनकी भाषा में जो प्राथमिकताएं दो हैं, सर्वोपरि हैं, वो है एक तो चिकित्सा हमें हमारी भाषा में मिलनी चाहिए, नहीं मिलती, आज भी नहीं मिल पाती। कोई डॉक्टर पूरे देश में आप देख लो, किसी राज्य में देख लो, किसी भाषा में देख लो, प्रिस्क्रिप्शन अंग्रेजी में ही लिखता। अरे मराठी में लिखो, गुजराती में लिखो, तमिल में लिखो, तेलुगु में लिखो, पंजाबी में लिखो, क्यों नहीं लिखते हो? नहीं लिखते। और न्याय हमें हमारी भाषा में नहीं मिलता। किसी देश के किसी राज्य में चले जाओ, वकील भी और जज भी अंग्रेजी में ही बात कर रहे हैं, अंग्रेजी में ही न्याय दे रहे हैं, अंग्रेजी में ही डिबेट हो रही है। जिसका केस लड़ा जा रहा है उसको पता नहीं है उसके पक्ष में बोल रहे हैं कि विपक्ष में बोल रहे हैं, क्योंकि उसे अंग्रेजी नहीं आती है। तो प्रयोजन मूलक हिंदी का उद्देश्य क्या है कि हम न्याय और चिकित्सा अपनी भाषा में लाएं, हम उद्योग और प्रौद्योगिकी अपनी भाषा में लाएं, हम उच्च शिक्षा को अपनी भाषा में लाएं, हम तकनीक को, हम कंप्यूटर को, हम मशीन को, इन सब को मशीनी भाषा बनाकर अपनी भारतीय भाषाओं में, स्वभाषाओं में लाएं। तो प्रयोजन मूलक हिंदी का जो उद्देश्य था उसकी स्थापना तो भारतेंदु ने कर दी थी। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। ये जो निज भाषा है ये मातृभाषा है,
ये स्वभाषा है, ये राष्ट्रभाषा है, ये राजभाषा है, ये संपर्क भाषा है, लेकिन वो भारत की भाषा है, स्वभाषा अपनी। हम अंग्रेजी में चहुमुखी और बहुमुखी विकास के सपने बुन रहे थे, और भारतेंदु ने कहा कि ये दिवा स्वप्न है, पूरा नहीं। इसलिए एक कसक, एक चुभन, एक शूल कांटा उसकी बात करता है। और वहीं उन्होंने यह भी कहा था, आप जानते हैं भारतेंदु ने भाषा चिंतन के 400 दोहे लिखे हैं, 400 दोहे। भारतेंदु ने ही उस खड़ी बोली हिंदी के आंदोलन की बुनियाद रखी थी, जिसकी बात आज हम कर रहे हैं, जिसको आज हम प्रयोजन से, रोजगार से, रोजी रोटी से, कामकाज से, उद्योग से, प्रौद्योगिकी से और वैश्विक अद्यतन अधुनातन ज्ञान से जोड़ने का सपना देख रहे हैं। उसकी बुनियाद भारतेंदु ने रखते हुए यह भी कहा था कि अंग्रेजी के पास अथाह ज्ञान समूह भारी है, किंतु हिंदी उस ज्ञान से वंचित है, यही अत्यधिक खुआरी है। खुआरी माने चिंता। दुनिया का ज्ञान अंग्रेजी के पास रातों रात आ जाता है, हिंदी के पास क्यों नहीं आता? क्योंकि हमने हिंदी को प्रयोजन से बहुत देर में जोड़ना प्रारंभ किया। उसके कारण है क्योंकि हम हिंदी की बात तो करते रहे, लेकिन हिंदी में बात नहीं की। क्योंकि हम हिंदी को साहित्य से जोड़कर विकसित तो करते रहे, लेकिन उसे पेट से नहीं जोड़ा। हमने संवेदना की भाषा तो बनाई, लेकिन उदर की, पेट की, रोजी रोटी की, कामकाज की भाषा तैयार नहीं की। इसलिए कविता की भाषा का इतिहास 1000 साल का हमने खड़ा किया। 10वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते भारतेंदु युग जब प्रारंभ हुआ तो 1860 के आसपास आप देखें तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि खड़ी बोली की वकालत युद्ध स्तर पर शुरू हो गई थी, और एक मंडल पूरा भारतेंदु ने बनाया था 8-10 कवियों का, जिनको कहा कि भाई अब ब्रजभाषा के साथ साथ धीरे धीरे खड़ी बोली में लिखना प्रारंभ करो, और ये जो गद्य विधाएं हैं इनको आत्मसात करो, इनके लिए लेखन करो। तो कविता की भाषा प्रयोजन की भाषा तो नहीं हो सकती, वो संवेदना की भाषा हो सकती है, वो भावनाओं को उद्वेलित करने, अभिव्यक्त करने की भाषा हो सकती है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कविता की भाषा में हम अपने प्रिंसिपल को, अपने अधिकारी को, अपने वाइस चांसलर को पत्र नहीं लिख सकते। और ठीक ऐसे ही हम कार्यालय की भाषा में, प्रयोजन की भाषा में हम संवेदनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते। हम घर जाकर अपने घर के सदस्यों से, माता पिता, पति पत्नी आदि से, बच्चों से ये थोड़ी कह सकते हैं कि कृपया 1 गिलास पानी लाने का कष्ट करें। ये प्रयोजन घर में सिद्ध नहीं होगा, ये कार्यालय में सिद्ध होगा। तो मूल बात कि एक ही हिंदी के, एक ही भाषा के प्रयोग धर्मिता से जुड़ते ही अनेक रूप हो जाते हैं। भाषा एक रूपी होती है, लेकिन प्रयोग से जुड़ते ही अनेक रूपी हो जाती है। प्रयोजन मूलक हिंदी की वकालत करते हुए सांसद सत्यनारायण मोटूरी ने इसी बात को संसद के सदस्यों के समक्ष रखा और कहा कि हमें भाषा को पेट से, रोजी रोटी से जोड़ने के प्रयत्न करने चाहिए, अन्यथा हिंदी का हश्र भी वही होगा जो संस्कृत का हुआ, जिसके विषय में कबीर ने कहा, कबीरा संस्कृत कूप जल, भाषा बहता नीर। संस्कृत जैसी विश्व की स्रोतस्विनी भाषा को हमने कुएं का जल बनाकर रख दिया। कूप जल, जो कुएं की भी विशेषता होती है, यदि रोज बाल्टी से पानी निकालते रहेंगे तो कुआं जीवित रहेगा, चलता रहेगा।
और 3 महीने पानी निकालना बंद कर दीजिए, कुएं का पानी सूख जाएगा। इसलिए भाषा जो है वो अजस्र गति से बहने वाली कलकल करती हुई नदी की तरह होती है। नदी प्रवहमान रहती है, गतिमान रहती है, दोनों तटों से कंकड़ पत्थर घास फूस जो होता है उसे साथ लेकर आगे बढ़ती है। तो हमारी भाषा का प्रयोजन मूलक हिंदी ने आधुनिकीकरण करने का पक्ष रखा कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंग्वेज भी होना चाहिए। हम वही पुराने जो भक्ति और प्रेम और काव्यशास्त्र और प्रकृति और प्रशस्ति इन विषयों से बाहर निकलेंगे तो वैश्विक अद्यतन अधुनातन समकालीन कॉन्टेम्परेरी इश्यूज को, मुद्दों को जब हम भाषा में लाएंगे तो हमें भाषा के आधुनिकीकरण का काम भी करना होगा। इसलिए जो सूर तुलसी कबीर की भाषा थी, जो जायसी की भाषा थी, जो घनानंद बिहारी और पद्माकर आदि की भाषा थी, वह महत्वपूर्ण है, वह निष्प्रयोजन नहीं है, उसका भी प्रयोजन है। कुछ लोगों ने कहा ना, सत्यनारायण मोटरू से पूछा कि क्या अब तक जो भाषा चल रही थी वो निष्प्रयोजन थी, तो उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं, वह भी प्रयोजन मूलक है, लेकिन उसका प्रयोजन नितांत भिन्न है। वह मनुष्य को संवेदनशील, एक सभ्य सुसंस्कृत नागरिक बनाने वाली भाषा है। लेकिन इस सुसंस्कृत नागरिक की संस्कृत निष्ठता, उसकी संवेदना, इसकी रक्षा करने के लिए उसका जीवन यापन, उसकी उसकी रोजगार मूलकता, इसकी चिंता भी भाषा को करनी होगी। इसलिए उसे आधुनिक उपकरणों से जोड़ना होगा, मनोरंजन से जोड़ना होगा, चिकित्सा से जोड़ना होगा। युद्ध शास्त्र, खगोल शास्त्र, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र ये महत्वपूर्ण है, लेकिन इन सबका आधुनिकीकरण भी करना होगा। उसके लिए प्रयोजन मूलक हिंदी की आवश्यकता पड़ी। इसीलिए सत्यनारायण मोटरू ने कहा कि प्रयोजन मूलक हिंदी की वकालत जब हम करते हैं तो हम पारंपरिक हिंदी के विरोधी नहीं है, अपितु हम चाहते हैं कि हिंदी के माध्यम से रोजगार के वातायन खुले, द्वार खुले, रोशनदान खुले, खिड़कियां खुले, ताकि इस भाषा के माध्यम से हमारे युवा पीढ़ी को एक खुला ऐसा आकाश मिल सके जिसमें वो विचरण करे और अपनी इच्छा से, अपनी अभिरुचि से वह अपने रोजगार का मार्ग प्रशस्त कर सके। इसलिए मित्रों, यह जो प्रयोजन मूलक हिंदी है, ये सौद्देश्य हिंदी है, इसका एक उद्देश्य है और यह समानांतर, पारंपरिक हिंदी के समान अंतर पर साथ साथ चलना चाहती है और उस पारंपरिक हिंदी का भी, पारंपरिक हिंदी के अंदर जो विधाएं हैं और जो रचनाएं हैं और जो रचनाकार हैं, उनको भी वो दुधारू गाय बनाना चाहती है। वो गाय जिसका दोहन हम कर सकें। इसलिए आपने देखा कि आज सूर तुलसी कबीर, मीरा जैसी आदि, इन सब का ट्रांसलेशन हो रहा है, इन सब की ऑडियो वीडियो बन रही है, इन सबको विजुअलाइज किया जा रहा है, इन सबको मंचित किया जा रहा है, इन सब की रचनाओं के रूपांतरण किए जा रहे हैं, उन पर फिल्म बन रही है, धारावाहिक बन रहा है। कभी ये बीए एमए के विद्यार्थी पढ़कर और फिर नौकरी करने चले जाते थे, क्लर्क बन गए, लेक्चरर बन गए, टीचर बन गए। तो कैसे हम ऑडियो विजुअल से जोड़कर, कैसे हम भक्ति, प्रेम और मनोरंजन से जोड़कर इन रचनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। तो प्रयोजन मूलक हिंदी रोजगार की ओर उन्मुख करने वाली हिंदी है, रोजी रोटी के मार्ग प्रशस्त करने वाली हिंदी है। इसलिए अनेक वो आयाम जो साहित्येतर हैं, जो साहित्य से इतर है, उसी का सुपरिणाम है आज कि आज एमबीए हिंदी में हो रही है,
महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय जो वर्धा में है, अब वो एमबीए भी हिंदी में करा रहा है। अब धीरे धीरे एमबीबीएस भी हिंदी में होगी, इंजीनियरिंग हिंदी में हो रही है, लॉ की डिग्री हिंदी में मिल रही है। ये कभी अकल्पनीय थे, लेकिन फंक्शनल हिंदी ने जो बीज वपन किया था, जो एक स्वप्न बुना था, उसको साकार करने के दौर से अब हम गुजर रहे हैं। उसी दिशा में ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने पहल की है कि फंक्शनल लैंग्वेज, भाषा के अनुप्रयोग मूलक पक्ष, ये स्वभाषा के ज्ञान से ही उजागर हो सकते हैं। इसलिए प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, इसमें विकल्प अपनी भाषा में पढ़ने के होने चाहिए। इसलिए उच्च शिक्षा में, चाहे वो तकनीकी या वैज्ञानिक या अन्य अनुशासनों के हों, उनमें विद्यार्थी को अपनी भाषा में, हिंदी में, भारतीय भाषा में अध्ययन का अवसर मिलना चाहिए। इसलिए एक अनुवाद की यूनिवर्सिटी भी पूरे देश में, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रांसलेशन बनाने का प्रपोजल या प्रस्ताव भी अब इस नई शिक्षा नीति में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आ रहा है। हर राज्य में एक अनुवाद की अकादमी भी बननी चाहिए। तो प्रयोजन मूलक हिंदी की बैकबोन अनुवाद है, और अनुवाद की बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी वो अवधारणात्मक शब्दावली है, जिसकी चर्चा मैंने प्रारंभ की, जिसके 9 लाख पारिभाषिक शब्द हम बना चुके हैं। विडंबना कहाँ है? विडंबना है कि हम उनका प्रयोग अनुप्रयोग नहीं कर रहे। तो हम सब यह कहकर कि साहब शब्दावली बड़ी कठिन है, बड़ी क्लिष्ट है, बड़ी दुरूह है, बोधगम्य नहीं है, इस तरह के आक्षेप कुछ मूर्ख लोग सस्ती लोकप्रियता अर्जित करने के लिए मंच से इस तरह की बात करते हैं और कहते हैं कि साहब हिंदी को सरल बनाइए, आम आदमी की भाषा बनाइए। उन मूर्खों से पूछो कि दुनिया की कोई भाषा, औपचारिक भाषा, एप्लीकेशन की भाषा क्या सरल हो सकती है? और सरल और कठिन कुछ नहीं होता, ये केवल मन का वहम है। भाषा के मामले में, भाषा के संदर्भ में, भाषा केवल परिचित और अपरिचित होती है, सरल और कठिन नहीं होती। जो मुझे आती है भाषा वो सरल है, जो मुझे नहीं आती है वो कठिन है। ये किसी भी विषय में होता है। मुझे गणित नहीं आता, मेरे लिए हमेशा कठिन था, है और रहेगा। लेकिन यदि मुझे कहा जाए अनिवार्यता है आपको सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तो मैं पढ़ूंगा, मेरी मजबूरी बनेगी, और जब मैं पढ़ूंगा तो मेरे लिए सरल होगा। इसलिए हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अंग्रेजी जितनी कठिन भाषा है उसको भी हमने मजबूरन पढ़ा, क्योंकि हमने कहा कि साहब रोजी रोटी इसी से मिलेगी। लेकिन कभी हम में से किसी, जितने श्रोता जुड़े हैं, कभी जीवन में किसी ने अंग्रेजी में सपना देखा है? नहीं देखा होगा। हमारे सपनों की भाषा हिंदी या हमारी मातृभाषा है। हमारे रोने और हंसने की भाषा हमारी अपनी भाषा है। इसलिए प्रयोजन मूलक हिंदी ने कहा कि अंग्रेजी के माध्यम से चहुमुखी बहुमुखी विकास का सपना ये साकार नहीं हो सकता। आपको अपनी भाषाओं के माध्यम से देश का, राष्ट्र का चहुमुखी विकास करना होगा, और उसके लिए आपको भाषा अर्जित तो करनी होगी। भाषा अर्जन की वस्तु है, कमाई जाती है भाषा, विरासत में नहीं मिलती। ये बात हमें 75 साल के बाद समझ आ रही है। तभी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसने आमूल चूल परिवर्तन कर डाले। जयशंकर प्रसाद ने अपने एक नाटक में एक पात्र से बड़ा सुंदर संवाद बुलवाया। प्रसाद जी तो विश्व स्तरीय कवि है ना, रचनाकार है, नाटककार है। उनका एक पात्र कहता है, मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना क्या है? मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि समझदारी आने तक यौवन चला जाता है। और ये सच है। जब तक हमें डूज एंड डोंट समझ आते हैं, क्या करें क्या ना करें,
तब तक उम्र निकल जाती, शरीर शिथिल पड़ने लगता है, क्योंकि युवा अवस्था में तो दुराग्रह और आग्रह होते हैं ना, हम समझ नहीं पाते चीजों को। 75 साल की आजादी के बाद भी यदि समझदारी नहीं आएगी तो कब आएगी? इसलिए अटल जी ने विज्ञान भवन से कहा था कि इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि यहाँ का हर नागरिक, हर व्यक्ति हिंदी की बात तो करता है लेकिन हिंदी में बात नहीं करता। तो जब हम हिंदी में बात करनी शुरू कर देंगे तो सारे विकास के आयाम खुल जाएंगे, उद्घाटित हो जाएंगे। रोजगार, रोजी रोटी, काम, व्यवसाय, तकनीक, उद्योग, प्रौद्योगिकी, मनोरंजन, चिकित्सा, ये सब फिर हमारी भाषाओं में होना शुरू हो जाएगा। ये क्या दुखद स्थिति नहीं है कि हम 75 साल में संयुक्त राष्ट्र संघ में 1618 भाषाएं, उपभाषाएं, बोलियां, उपबोलियां जिस देश में बैठी हो, विराजमान रही हो। 1961 में जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिंग्विस्टिकल सर्वे के बाद यही कहा था कि दुनिया का सबसे समृद्ध देश भारत है, क्योंकि यहाँ 1618 भाषाएं, उपभाषाएं, बोलियां, उपबोलियां मिलती हैं और एक भाषा, एक बोली, एक संस्कृति की वाहिका है। तो ये कितना मल्टी कल्चरल कंट्री है, ये समेकित संस्कृति का, ये कंपोजिट कल्चर का विलक्षण देश है दुनिया का। यहाँ सोने की चिड़िया और दूध की नदियां, इससे समृद्धि तो थी, लेकिन भाषाई संपदा की समृद्धि की बात उन्होंने की। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारी एक भी भाषा औपचारिक रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाई, तो हम सारे उदासीन संप्रदाय में सोए रहे। अंग्रेजी की बहुत लंबी लाइन है, बहुत लंबी लाइन है, रेखा बड़ी लंबी है, इतिहास बड़ा लंबा है, ये तो कहते रहे। लेकिन हिंदी की छोटी लाइन जो है उसको अंग्रेजी से लंबा करने का काम यह हमने नहीं किया। अगर हम सब हिंदी वाले मिलकर, अगर हम सब भारतवासी मिलकर हिंदी की रेखा को इतना लंबा कर दें कि अंग्रेजी की रेखा अपने आप छोटी हो जाए, तो प्रयोजन मूलक हिंदी का सपना अपने आप पूरा हो जाए। और ये कब होगा? जब हम और आप हिंदी में काम करेंगे, हिंदी में सोचेंगे। और हिंदी में काम कैसे करेंगे कि हमें रोजी रोटी मिले? उसके लिए 4 कंपोनेंट हैं, 4 चरण हैं भाषा अर्जन के। और मैंने कहा कि भाषा देखो विरासत में नहीं मिलती। मेरे पिताजी अंग्रेजी के प्रोफेसर नहीं थे कि जाते जाते मुझे प्रोफेसर बना गए हो। दुकान पिताजी दे जाएंगे बेटे को, बिजनेस दे जाएंगे, कार दे जाएंगे, मकान दे जाएंगे, लेकिन ज्ञान और भाषा ये तो कमानी पड़ेगी, ये तो अर्जित करनी पड़ेगी। इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, इसके लिए साधना करनी पड़ेगी। नई पीढ़ी के लोग और पुरानी पीढ़ी के लोग, इनमें एक मूलभूत अंतर है। जो मेरी पीढ़ी के लोग हैं, जो आपके शिक्षकों की पीढ़ी के लोग हैं, ये सब साधना जीवी लोग हैं। और जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, हमारे विद्यार्थी, युवा वर्ग, ये सब साधन जीवी लोग हैं। इनको हथेली पर सरसों चाहिए, सब कुछ तैयार चाहिए। वो संकट की घड़ी है जिसका सामना आज हम कर रहे हैं, क्योंकि हम न तो हिंदी सही अर्थों में जानते हैं, न अंग्रेजी सही अर्थों में जानते हैं। हमने एक खिचड़ी भाषा को एडॉप्ट कर लिया है, आत्मसात कर लिया। इंग्लिश, आधी हिंदी आधी अंग्रेजी, टूटी फूटी गलत भ्रष्ट अंग्रेजी से ये देश चल रहा, चोरी की अंग्रेजी से ये देश चल रहा। सारा प्रशासन पुरानी फाइलें देख देख के नकल मार मार के चल रहा। तो हमने मौलिकता को कुंद कर दिया, भाषा की चेतना और बोध को खत्म कर दिया। कंप्यूटर ने और सत्यानाश कर दिया कि कट एंड पेस्ट, यहां से उतारो यहां चिपका दो। तो फंक्शनल हिंदी या प्रयोजन मूलक हिंदी ये कहती है कि भैया आजीविका अर्जित करनी है तो भाषा भी कमानी पड़ेगी, अर्जित करनी पड़ेगी। हम सब लोग, हमारे माता पिता, भाई बहन जो काम करते हैं,
नौकरी करते हैं, उनसे पूछिए कि 30 दिन काम करने के बाद उनको प्रशासन में जो लोग हैं 2.5 दिन की छुट्टी ये कमाई मिलती है। 30 दिन की एड़ियां घिसने के बाद, संघर्ष के बाद 2.5 दिन की छुट्टी, ये इसको अर्न लीव कहते हैं, ये कमाई है। तो भाषा कमानी पड़ेगी। कैसे कमानी पड़ेगी? 4 चरण है: बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना। हमारी नई पीढ़ी ने बोलना बंद कर दिया, पढ़ना बंद कर दिया, लिखना बंद कर दिया, सुनना बंद कर दिया। और जब तक ये चारों कंपोनेंट हमारे जीवन का हिस्सा नहीं बनेंगे, युद्ध स्तर पर, वॉर लेवल पर हम इनको आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक हम रोजी रोटी के लिए अपने को तैयार नहीं कर सकते। आप सोचो, आधी अधूरी अधकचरी जानकारी से नौकरी मिल जाए तो वो नहीं मिलेगी। ये कॉम्पिटिटिव दुनिया है, ये प्रतियोगिता का संसार है। आप रेस में हो, रेस में जो होता है उसे अग्रिम 3 में या अग्रिम 5 में आना ही पड़ता है। तो उसके लिए आपको खूब बोलिए, खूब पढ़िए, खूब लिखिए, खूब सुनिए। रेडियो सुने, टीवी देखें, सिनेमा देखें, कंप्यूटर पर बैठें, मोबाइल पर जाएं, आप नए नए शब्दों को अर्जित कीजिए। आज हमने 1 घंटा टीवी देखा तो कितने नए शब्द सीखे। आज हमने अखबार पढ़ी तो कितने नए शब्द हमारी स्मृति में, हमारी मेमोरी में, हमारे कंप्यूटर में फीड हुए। इसकी चिंता हम नहीं करते। हम तो बस मनोरंजन किया 3 घंटे का और फिर वहीं झाड़कर वापिस आ गए। अब हम कट एंड पेस्ट से, अब हम चौर्य कर्म से, और हमारे विद्यार्थियों से तो मुझे बड़ी शिकायत है कि अब तो टेक्स्ट बुक भी लेकर नहीं जाते। अब तो रेफरेंस बुक क्या होती है उन्हें पता ही नहीं है, मूल पुस्तकों की जानकारी नहीं है, और पाठ भी मोबाइल में फोटो खींचकर बैठते हैं क्लास में। तो भाषा ऐसे तो नहीं आ पाएगी। आपको सेक्रीफाइस, त्याग तो करना पड़ेगा, साधना तो करनी पड़ेगी। आप सोचो कि मरे बड़े पड़ोसी और स्वर्ग मुझे मिले, तो नहीं मिलेगा। तो मित्रों, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना, ये 4 चरण आत्मसात कर लो। दुनिया की कोई भाषा बिना कोचिंग, बिना ट्यूशन के 3 महीने में आपके कब्जे में आ जाएगी, ये मैं गारंटी से कहता हूं। लेकिन आप ऐसा कर लो कि उस भाषा के सपने आने लगे आपको, तो आप देखिए भाषा आपकी गुलाम होगी। और अभिरुचि पैदा करनी होगी, अध्ययन करना होगा, अभ्यास करना होगा, संकल्प लेना होगा, और मानक भाषा के लिए कटिबद्ध होना होगा। तभी आप रोजगार की ओर उन्मुख हो सकते हैं। आपको लोग टॉर्च लेकर ढूंढेंगे यदि ये सारी योग्यताएं और विशेषताएं भाषा की दृष्टि से आपके पास होंगी। आपकी लेखन कला सशक्त हो, आपकी वाचन कला सशक्त हो, आपका उच्चारण मानक हो, आपको जो अंग्रेजी हिंदी का ज्ञान कार्य साधक अंग्रेजी के साथ हो। आप देखिए, अब मार्केट में हॉट केक की तरह बिकेंगे, ये निश्चित है। ये छोटी सी पृष्ठभूमि मैंने इसलिए आपके सामने रखी कि हम रोजगार के अवसर कौन से हैं, क्या करें, ट्रांसलेटर बन जाएं, टीचर बन जाएं, इसकी बात तो करते हैं, लेकिन हम बने कैसे इसकी तो बात नहीं करते हम। क्योंकि जब मैं इंटरव्यूज में जाता हूं, जब मैं प्रतियोगी परीक्षाओं में जाता हूं, जब मैं ट्रांसलेशन की दुनिया में चयन करने जाता हूं, तो मुझे बड़ी निराशा होती है कि बच्चे चाहते हैं नौकरी तो मिल जाए, लेकिन नौकरी के लिए अपने को योग्य बनाने के लिए वो कोई साधना, कोई कार्य नहीं करते। जहां हमें दिखता है कि इसमें स्पार्क है इस बच्चे में, वहां हम कोशिश करते हैं। लेकिन बच्चों, ये थोड़ा सा, मित्रों, आपको एक कटिबद्ध होकर, एक संकल्पबद्ध होकर इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। अब बहुत जल्दी जल्दी मैं कुछ क्षेत्र आपकी ध्यान के लिए प्रस्तुत कर दूं। बहुत बड़ा विषय है, इस विषय पर 2-3 घंटे, 4 घंटे कंटिन्यूअसली बात हो सकती है। लेकिन एक तो ये कि हम अगर टीचर बनना चाहते हैं,
तो हमें और आपको केवल इतना ही पता है कि हम स्कूल टीचर बन सकते हैं, कॉलेज टीचर बन सकते हैं, या यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। लेकिन टीचर के भी कितने, शिक्षक बनने के भी कितने आयाम आज की दुनिया में उद्घाटित हो गए हैं, प्रशस्त हो गए हैं। मैं केवल उसकी जानकारी आपको दे रहा हूं। आपको अपनी प्रतिभा को, अपने कौशल को, अपने इंक्लिनेशन को पहचानना होगा कि आपके अंदर कौन सा टीचर बैठा है, किसको आप प्रोत्साहित कर सकते हैं। जैसे स्कूल में जाना चाहते हैं तो प्राइमरी एजुकेशन में, मिडिल एजुकेशन में, सेकेंडरी एजुकेशन में, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन में, कॉलेज शिक्षण में, विद्यालय महाविद्यालय शिक्षण में, या विश्वविद्यालय शिक्षण में, ये आपको तय करना है। आपको एक 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 डिटर्मिनेशन, एक एक संकल्पबद्धता, यही आगे ले जाएगी। इसलिए हम तो जब पढ़ते थे स्कूल कॉलेज में, तो हमारा संकल्प क्या है, हमारा सपना क्या है, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, ये इस पर निबंध लिखते थे कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, कि मैं शिक्षक बनना चाहता हूं, कि मैं राजनेता बनना चाहता हूं, आदि आदि। तो ये आपको सोचना तो पड़ेगा कि आप कहां जाना चाहते हैं। और फिर साथ साथ आपको लैंग्वेज टीचर बनना है या लिटरेरी टीचिंग में जाना है। ये भी दो अलग अलग प्रवृत्तियां हैं, भाषा शिक्षण और साहित्य शिक्षण। जो लोग बीएड एमएड करते हैं उनको पता है कि भाषा शिक्षण एक अलग अनुशासन है और साहित्य शिक्षण एक अलग अनुशासन। और आज इस 75 वर्ष की आजादी वाले देश में, भारत में, अनेक विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां हिंदी एज ए फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग होती है, हिंदी एज ए सेकंड लैंग्वेज टीचिंग होती है। ये सेकंड लैंग्वेज किसके लिए है? नॉन हिंदी स्पीकिंग इंडियंस के लिए, जो दक्षिण भारत के हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, वो भी हिंदी पढ़ना चाहते हैं। बड़े बड़े राजनेता हिंदी पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि सारी राजनीति की धुरी तो हिंदी है, वोट तो हिंदी में मांगा जाता है ना। तो विदेशियों को हिंदी शिक्षण, अगर इस फील्ड में जाना है, बहुत बड़ा स्कोप है, पर उसके लिए आपको अंग्रेजी और हिंदी दोनों पर अधिकार चाहिए। इसके लिए आपको अनुवाद कला में दक्ष होना चाहिए। आपको तय करना पड़ेगा। वेतन ज्यादा मिलेगा क्योंकि विदेशियों से जो पैसा आता है टीचिंग में, वो डॉलर्स में आता है, यूरो में आता है। एम्बेसियों में ऐसी क्लासेस होती हैं, कल्चरल सेंटर्स पर ऐसी क्लासेस होती हैं, यूनिवर्सिटियों में भी इस तरह के डिपार्टमेंट है। मेरी यूनिवर्सिटी में हमारे हिंदी विभाग का ही एक विभाग, अनुभाग है, जिसको हम सर्टिफिकेट डिप्लोमा एंड एडवांस डिप्लोमा कोर्स इन हिंदी फॉर फॉरनर्स फॉर नॉन हिंदी स्पीकिंग इंडियंस, ये चलाते हैं और 50 साल से चला रहे हैं। और बड़ी मात्रा में, लगभग 60 70 80 बच्चे विदेशों से आते हैं हिंदी पढ़ने, अपने पैसे से आते हैं, स्कॉलरशिप पर आते हैं, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स में आते हैं, खूब आते हैं। ये जो केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा है, इनके पास बड़ी संख्या में अंग्रेजी अलग अलग देशों से लोग पढ़ने आते हैं। तो विदेशियों को हिंदी शिक्षण, भाषा विज्ञान शिक्षण, लिंग्विस्टिकल टीचिंग, अगर हमारी अभिरुचि लिंग्विस्टिक्स में है, भाषा विज्ञान में, तो उसमें डिप्लोमा कीजिए, उसमें डिग्री लीजिए, और फिर देखिए आप देश में और विदेश में, विदेशों में लिंग्विस्टिकल टीचिंग का स्कोप बहुत है। सारी यूनिवर्सिटियां आपको इंपोर्ट करेंगी, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसलिए मैं थोड़ा, मेरी बैटरी कोई धोखा देने वाली है, तो मैं इसको थोड़ा सा चार्ज कर साथ में। तो उस तरफ भी जा सकते हैं। एक सेकंड का समय दें मुझे। जी, और इसी तरह क्रिएटिव राइटिंग, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों तक?
जी आ रही है सर, जी आ रही है। जी आ रही है सर। आ रही है ना? यस सर। जी। ऐसे ही क्रिएटिव राइटिंग इन हिंदी, यानी हिंदी में रचना धर्मिता को कैसे प्रोत्साहित किया जाए। बहुत सारी यूनिवर्सिटियां अब बीए एमए में और स्वतंत्र डिप्लोमा सर्टिफिकेट इग्नू में इस तरह के कोर्सेज बहुत है। डिप्लोमा इन क्रिएटिव राइटिंग इन हिंदी, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, इस तरह के पाठ्यक्रम खूब है वहां। तो कविता कैसे लिखें, कहानी कैसे लिखें, उपन्यास कैसे लिखें, नाटक कैसे लिखें, पटकथा कैसे लिखें, सिनेमाई लेखन कैसे करें, विज्ञापन कैसे बनाएं, ये सारा ये क्रिएटिविटी के साथ जुड़ा हुआ क्षेत्र है। और क्रिएटिव राइटिंग इन हिंदी के साथ साथ मीडिया राइटिंग और मीडिया टीचिंग। अब तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट डिग्री अलग अलग विभाग खुल गए यूनिवर्सिटियों में, मास कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट खुल गए। ये एक फील्ड है, उसमें टीचिंग में भी जा सकते हैं और डिप्लोमा डिग्री लेकर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में, बहुत बड़ा आकाश है। ये तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है। पिछले 2 सालों में कोरोना काल में हमने रेडियो टीवी अखबार इस सारे को देखा, कितनी बड़ी दुनिया है। लड़कियां लड़के कहां कहां जाकर काम कर रहे हैं, कारगिल की चोटियों पर जाकर वहां से कवरेज दे रहे हैं, संवाददाता के रूप में, एडिटर के रूप में। तो वो एक बहुत बड़ी दुनिया है। तो मास मीडिया में टीचिंग भी एक फील्ड है और मास मीडिया में अगर आप एप्लीकेशन के साथ जोड़ना चाहते हैं तो रोजगार के क्षेत्र में बहुत सारे पद हैं जहां आप जा सकते हैं। रेडियो राइटिंग, दूरदर्शन टेलीविजन राइटिंग, ये भी एक फील्ड है। रेडियो और टीवी के लिए तरह तरह के लेखन, साक्षात्कार लेने की कला, समीक्षा की कला, संवाद की कला, चर्चा परिचर्चा की कला, ये अगर हमारे पास है, उसके लिए जैसा मैंने पहले कहा, उच्चारण मानक होना चाहिए, शब्दों का सही सही चयन और बोध होना चाहिए, नुक्ते का प्रयोग उर्दू की शब्दावली में कैसे हो वह भी आना चाहिए, तमाम तरह की ये चीजें। और टीचिंग इन ट्रांसलेशन, स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन अब लगभग हर यूनिवर्सिटी में खुल रहे हैं। जैसा भी मैंने पहले कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन की एकेडमीज, ये बहुत तेजी से पूरे हर राज्य में इनका विकास अब सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें करने जा रही हैं। और डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, सर्टिफिकेट इन ट्रांसलेशन, डिग्री इन ट्रांसलेशन, और अब तो पीएचडी इन ट्रांसलेशन भी हो रही है, एमफिल इन ट्रांसलेशन भी हो रही है। तो आप उस फील्ड में भी जाना चाहें तो जा सकते हैं। इस तरह डिस्टेंस एजुकेशन भी एक फील्ड है शिक्षण का। ओपन लर्निंग सिस्टम, अभी 50 ओपन लर्निंग यूनिवर्सिटीज बन गई और कन्वेंशनल पारंपरिक यूनिवर्सिटियों के अंदर ओपन स्कूल बन गए, ओपन लर्निंग स्कूल। और विद्यालय स्तर पर भी ओपन सिस्टम लर्निंग का, टीचिंग का आ गया है। तो दूरस्थ शिक्षा, और इसके साथ साथ ऑनलाइन टीचिंग का भी आजकल एक नया स्कोप पिछले 2 सालों में डेवलप हुआ है। कोचिंग हो रही है, टीचिंग हो रही है, स्कूलों की, कॉलेजों की, यूनिवर्सिटीज की, हम सब ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ये भी कला विकसित हो गई। और अब तो ऑडियो वीडियो बन रहे हैं, सीडीज बन रही हैं, डीवीडी बन रही हैं, पेन ड्राइव बन रहे हैं, इन सब की तैयारी भी हो रही है। लेसन्स तैयार करके बेचे जा रहे हैं। तो आपको तय करना होगा कि अगर आपको टीचिंग में जाना है तो किस तरफ जाना है, आपको अपने अंदर कौन सी कला विकसित करनी है, कौन सी योग्यता विस्तृत करनी है। और इन सब के साथ साथ प्रकाशन का क्षेत्र भी
एक बड़ा क्षेत्र है आज। सरकारी संस्थाएं पब्लिकेशन की, गवर्नमेंट की पब्लिकेशन डिवीजन और प्राइवेट पब्लिशर, देश के और विदेश के सैकड़ों विदेशी पब्लिशर हमारे देश में आकर काम कर रहे हैं और खूब कमा रहे हैं। एडिटिंग कर सकते हैं, प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं, लेखन कर सकते हैं, तमाम तरह के आयाम वहां भी उजागर हैं। एडिटिंग के लिए इन सब के साथ साथ रिसर्च, शोध के क्षेत्र में भी बहुत सारी संभावनाएं। मैन्युस्क्रिप्ट निर्मिति, पांडुलिपि निर्मिति, उसमें भी बहुत सारी संभावनाएं अगर आप चाहें तो। इस तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो तैयारी कराने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी बड़ी मात्रा में। तो उनको भी आप देख सकते हैं। टेक्निकल फील्ड में, कंप्यूटर में, सिनेमा में, दूरदर्शन में, रेडियो में हिंदी को लेकर बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं, उन सबको भी आप देख सकते हैं। संवाद लेखन की दुनिया में डायलॉग राइटिंग, नाटकों के डायलॉग, धारावाहिकों के डायलॉग, सिनेमा के डायलॉग, इनका अनुवाद भी होता है, इनका लेखन भी होता है। प्राचीन हमारी पारंपरिक जो साहित्य रचनाएं हैं उनके माध्यम से भी होता है, उन सबको आप देख सकते हैं। विज्ञापन कला, एडवर्टाइजमेंट की जो कला है, रेडियो पर, टीवी पर समाचार लेखन, समाचार संपादन, फीचर लेखन, पटकथा लेखन, और ट्रांसलेशन एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। कनिष्ठ और वरिष्ठ अनुवादक बनते रहे हैं, अब इनका डेजिग्नेशन चेंज हो गया, पदनाम। ये नई जो वर्तमान संस्था है, व्यवस्था है सरकार की, उन्होंने कर दिया जूनियर हिंदी ट्रांसलेशन ऑफिसर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेशन ऑफिसर, ऑफिसर शब्द जुड़ गया। तो ट्रांसलेशन की दुनिया में आप पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन कीजिए, एमए कीजिए, और उसके बाद देखिए रोजगार के इतने अवसर हैं। आज भी एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 450-500 पद प्रति वर्ष विज्ञापित करता है, 150-200 नियुक्तियां होती हैं, और बाकी सब पर nobody was found suitable, the post may be re-advertised, ये हो जाता है, क्योंकि योग्य अनुवादक नहीं मिलते। तो बच्चों, अगर आप कॉम्पिटेंट अपने को बनाएंगे, दक्ष बनाएंगे, निपुण बनाएंगे, तो रोजगार के अवसर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हिंदी ऑफिसर बन सकते हैं, इंटरप्रेटर बन सकते हैं, तत्काल भाषांतरण करता, संसद में, एम्बेसियों में, कल्चर, सांस्कृतिक जो संस्थान है देश विदेश के, पर्यटन में, दुनिया भर के जो टूरिस्ट आते हैं उनके साथ इंटरप्रेटर चाहिए, उनके साथ टूरिस्ट गाइड चाहिए, उनमें बहुत जरूरत है। और हिंदी ऑफिसर, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, जो हिंदी में, हिंदी के प्रोत्साहन के संवैधानिक प्रावधान है, अनुच्छेद 343 से 351, उनमें हिंदी अनुभाग बनेगा, हिंदी अधिकारी होंगे, हिंदी अनुवादक होंगे, हिंदी टंकक होंगे, हिंदी कंप्यूटर ऑपरेटर होंगे, हिंदी सहायक होंगे, हिंदी लिपिक होंगे, बहुत सारे पद हैं। योग्य लोग मिलते नहीं है, इस तरह लोग आउटसोर्स करा लेते हैं, भाई योग्य नहीं मिल रहे, चलो बाहर से काम करा लो। और आउटसोर्स भी काम है, प्रूफ रीडिंग भी एक बहुत बड़ी दुनिया है। मैगजीन, प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो चीजें कंपोज होती हैं उनके प्रूफ पढ़ने पड़ते हैं। अभ्यास चाहिए, अनुभव चाहिए। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान, तो वो भी चाहिए। इस तरह स्कूल में, कॉलेज में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, यूपीएससी में, बैंकों में, बीमा में, चिकित्सा क्षेत्रों में, एयरपोर्ट पर, खेल जगत में, सिनेमा में, विज्ञापनों में, रेडियो टीवी में, तमाम ऐसे फील्ड हैं जहां पर समाचार है, समाचार अनुभाग है, चर्चा परिचर्चा विभाग है, परिसंवाद है, धारावाहिक है, एनिमेशन है, कार्टून फिल्म्स का क्षेत्र है, साक्षात्कार की दुनिया है, आंखों देखा हाल, कमेंट्री, रनिंग कमेंट्री की दुनिया है। ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर प्रयोजन मूलक हिंदी,
राजभाषा हिंदी, राष्ट्रभाषा हिंदी, संपर्क भाषा हिंदी, सृजनात्मक लेखन की हिंदी, तकनीक और विज्ञान की हिंदी, बैंक और बीमा की हिंदी, या शासन और प्रशासन की हिंदी, विधि की हिंदी, ये तमाम क्षेत्र हैं जहां पर आप विचार कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि स्लोगन हिंदी में बनाना, इसका इतना बड़ा बाजार है, पंचलाइन जिसको कहते हैं, ढूंढते रह जाओगे। अब ये ढूंढते रह जाओगे, इसमें कोई विशेष चमत्कार नहीं है, लेकिन इसका संदर्भ के साथ अनुप्रयोग चमत्कारी है। सड़कों पर होर्डिंग्स देखिए, पोस्टर देखिए, बैनर देखिए, ऊंचे लोग ऊंची पसंद। अब ये कॉनोटेटिव है, ये चमत्कारी है, ये आपके, इसको कहते हैं भाषा का समाज मनोविज्ञान। तो समाज के मन को पढ़कर वैज्ञानिक दृष्टि से उसका अनुप्रयोग। प्रवासी लेखन की दुनिया हिंदी में बहुत बड़े स्केल पर चल रही है। ट्विटर पर हिंदी, ईमेल पर हिंदी, वेब राइटिंग पर हिंदी, कंप्यूटर पर हिंदी, गूगल ट्रांसलेशन में हिंदी, और तमाम तरह के एप्स में हिंदी, ब्लॉग राइटिंग में हिंदी। आप देख सकते हो बड़ी बड़ी कंपनियां जो विश्व का काम कर रही हैं, वो 22 भाषाओं में प्रश्न पत्र तैयार करवा रही हैं, अनुवाद करवा रही हैं और एग्जाम कंडक्ट करवा रही हैं। ये जितने बड़े बड़े एग्जाम है ना, एंट्रेंस टेस्ट या रोजगार की नौकरी के टेस्ट जितने हैं, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी का सर्विसेज, 22 भाषाओं में पेपर बनवा रही है। और आप अपनी चॉइस से पेपर मांग सकते हो कि मुझे पेपर मराठी में देना है, तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर मराठी में पेपर आएगा। मुझे गुजराती में देना है तो आपको गुजराती में मिलेगा। एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये जितना नेट का, स्लेट का, ये जितने बड़े बड़े एग्जाम है नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, एंट्रेंस टेस्ट सारे हमारे यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में अब ग्रेजुएशन में एडमिशन होंगे, सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम से होंगे, एडमिशन टेस्ट से। लगभग 2.5 लाख बच्चे प्रतिवर्ष आते हैं जिनका प्रवेश होता है। अब इनका एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसके आधार तो कौन कराएगा? एनटीए कराएगा, हर सब्जेक्ट के कराएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं, स्क्रिप्ट राइटिंग में, गायन कला में, मीरा के भजन जो हैं वो गाकर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ रिकॉर्ड करके ऑडियो वीडियो में खूब बिक रहे हैं। टी सीरीज ने तहलका मचाया, आप देखिए। तो संवाद कला, स्क्रिप्ट लेखन, डबिंग, वॉइस ओवरिंग, ये जो डब करते हैं, ये जो वॉइस ओवरिंग करते हैं सिनेमा में, धारावाहिकों में, टेलीविजन में, पिक्चरों में। टाइटैनिक कैसे हिट हो गई? क्योंकि हिंदी में आई। जुरासिक पार्क कैसे हिट हो गई? क्योंकि हिंदी में आई। कौन बनेगा करोड़पति क्यों सुपर हिट चल रहा है? क्योंकि हिंदी में आया। तो तमाम तरह के रंगमंच की कला और हिंदी, संभाषण कला और हिंदी, देह भाषा, बॉडी लैंग्वेज और हिंदी, कोश निर्माण की कला और हिंदी, खेल और मनोरंजन की दुनिया और हिंदी, और ग्रीटिंग कार्ड्स बनाने की हिंदी। आप देखिए कितने, हर तरह का ग्रीटिंग कार्ड अब हिंदी में बनता है। कौन बना रहा है? हम और आप बना रहे हैं। इस तरह मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी दुनिया है जो वेब डिजाइनिंग की तरफ भी ले जा रही है, जो कॉल सेंटर्स में हिंदी के प्रयोग की तरफ भी ले जा रही है, जो योगा और हिंदी से जोड़कर पूरी दुनिया में हिंदी को आगे पहुंचा रही है। हमने जियोग्राफिकल चैनल देखा, हिंदी के माध्यम से सुपर हिट चल रहा है। हमने पोगो चैनल देखा, हिंदी के माध्यम से सुपर हिट चल रहा है। हमने कार्टून फिल्म्स देखी, चाहे जय हनुमान देखी, चाहे जय गणेशा देखी, सुपर हिट चल रही है। हमने तमाम फिल्मों के रूपांतरण देखे, हमने मंत्रोच्चारण के माध्यम से हिंदी के अनुप्रयोग देखे। ये तमाम वो पक्ष हैं जहां पर स्टारडम हिंदी में आ गया है। हिंदी में और अंग्रेजी में बराबर अधिकार रखने वाले लोग जो 24 घंटे के समाचार चैनल्स पर जा रहे हैं, उनको 15-15, 20-20 लाख रुपए
प्रति माह का वेतन मिल रहा है। ये आपको प्रूव करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा कि आप अधिकारी हैं, आप जानते हैं। इसलिए नेटफ्लिक्स को देखिए, अमेजॉन को देखिए, एफडीआई को देखिए, हिंदी के माध्यम से क्रांति पैदा कर दी है। तो बच्चों, अब अंत में बस यही कहूंगा कि पूरी राजनीति हिंदी के स्लोगनों पर निर्भर करती है। आप देखिए पिछले 5-7 सालों में, 10 सालों में लगातार इलेक्शन के दिनों में कितने जुमले क्रिएट किए जाते हैं, कितने पंच लाइनें बनाई जाती हैं अब की बार मोदी सरकार। तो ये जो टैक्टिस है, ये जो स्ट्रेटेजी है, ये जो एप्रोप्रिएट सिलेक्शन है, ये एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज है। तो हमें रट्टाफिकेशन से नहीं, हमने सूर तुलसी कबीर को याद कर लिया, पेपर में लिख दिया, काम चला गया, लेकिन एक एप्लीकेशन लिखनी हो तो नहीं आ रही, एक बायोडेटा बनाना हो तो नहीं आ रहा, बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जाकर एक किसी समस्या को लेकर उद्देश्य मूलक पत्र लिखना हो, एक कंप्लेंट लेटर लिखना हो, तो हमें पता नहीं क्या करें। तो हमें अपने को सक्षम बनाना है, दक्ष बनाना है और कैपेबल बनाना है, योग्य बनाना है। और फिर देखिए कि हिंदी आपको शिखर पर, सफलता की शिखर पर ले जाएगी। बस अंत में दुष्यंत की 2 पंक्तियों को कोट करके मैं अपनी बात को विराम दूंगा। हिंदी के बड़े गजलकार हैं दुष्यंत, बहुत अच्छी अच्छी गजलें उनकी है। उन्होंने लिखा, कौन कहता है आसमां में छेद हो नहीं सकता, कौन कहता है आसमां में छेद हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो जब तक मन से, वचन से, कर्म से आप कटिबद्ध नहीं होंगे, संकल्पबद्ध नहीं होंगे, तब तक आप उस लक्ष्य को, उस प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। इसलिए मछली की आंख पर आंख लगाइए और अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को हासिल कीजिए। यही प्रयोजन मूलक हिंदी का उद्देश्य है जो आपको रोजगार तक ले जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज के विषय पर इतने महत्वपूर्ण ढंग से इतनी विस्तृत चर्चा करने के लिए। आज का जो विषय था, जिस पर इतने बृहत्तर संदर्भों में इतने ढेर सारे उसके जो विविध आयाम हैं उनको स्पर्श करते हुए, उनका संकेत करते हुए, और बहुत खरी खरी शुरू के पूर्वार्ध में अपने वक्तव्य के बहुत खरी खरी सर ने आज कही है, और बाद में ये बताया है कि जब तक आप सीधे विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कि अगर काबिलियत अपने अंदर नहीं पैदा करेंगे तो हम केवल एक इच्छा भर रखेंगे कि हमें जॉब मिल जाए, नौकरी मिल जाए। और चूंकि डॉक्टर एस.ए. मंजुनाथ जी शुरू में जब परिचय आपका दे रहे थे तो उन्होंने कई जरूरी बातें बताई थी। उन्होंने कहा था, आप लोग सुन रहे होंगे ध्यान से, कि भारतीय अनुवाद परिषद नई दिल्ली के आप महासचिव हैं और वाक्सेतु स्नातकोत्तर अनुवाद डिप्लोमा पाठ्यक्रम के भी आप निदेशक हैं। इसी तरह से 1 वर्षीय स्नातकोत्तर अनुवाद डिप्लोमा पाठ्यक्रम के भी आप प्रभारी हैं। तो ढेर सारा जो प्रशासनिक दायित्व है आपके पास, अकादमिक दायित्व है, और दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षण करते हुए हम सभी लोग, हम सभी प्राध्यापकों का जो साबका पड़ रहा है विद्यार्थियों से, तो वो
ये देखने में आ रहा है कि जो अपने में दक्षता अर्जित कर रहे हैं उनके लिए काम की कमी नहीं है। काम का जो है एक पूरा मैदान कई बार लगता है कि खाली पड़ा है, और वहाँ जो काबिलियत रखते हैं उनको बहुत ही आसानी से जगह मिलती है, ससम्मान उनको स्थान मिलता है। तो सर, बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान के लिए हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और हम हमारे साथ के जो प्रतिभागी साथी हैं, हम उनसे चाहेंगे कि प्रस्तुत वक्तव्य से संबंधित अगर कोई जिज्ञासा है, आपकी कोई प्रश्न है, तो आप अपना माइक्रोफोन ऑन करके सर से सीधे वक्तव्य अपना रूबरू हो सकते हैं और अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, जिज्ञासा रख सकते हैं। डॉक्टर सिंधु टीआई जी केरल से, आपका स्वागत है मैडम, पूछिए। जी, हमारे कॉलेज में तो हम फंक्शन हिंदी तो सिखाते हैं। बहुत अच्छा लगा आपका भाषण सुनकर। मेरे मन में एक शंका है कि ये प्रयोजन मूलक हिंदी और अभी हाल में कौशल परक हिंदी का नाम सुनते हैं, इन दोनों में तो क्या अंतर है? देखिए, प्रयोजन मूलक हिंदी तो जो पारंपरिक अनुशासन है उनको एक्सप्लोर करने का एक रास्ता है। कौशल में तो हस्तकला, मूर्तिकला, चित्रकला, नृत्य कला, गायन कला, ये सारी कलाएं भी शामिल हैं। और अगर आपको किसी को वीविंग सिखाई सिखाई जाती है, वो कौशल में भी है। लेकिन भाषा से जुड़े हुए कौशल के पक्ष अगर आप देखना चाहेंगे तो इनमें बहुत सारे पक्ष ऐसे हैं जो अभ्यास से जुड़े हुए हैं। अगर अभ्यास से जुड़े हुए हैं तो हम अपने कौशल से उस अभ्यास को और प्रखर और बेहतर बना सकते हैं। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन पर्याय नहीं। ये मूलभूत अंतर है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, स्वागत है। तो आप जो बोले थे वही तो प्रयोजन मूलक हिंदी है और वही वो कौशल परक हिंदी भी है, भाषाई पक्ष। हाँ, अगर भाषा में कौशल हासिल करना है तो उसके लिए आपको अपना एक क्षेत्र चुनना होगा कि मुझे रेडियो पर कमेंट्री देनी है। तो जी उस रेडियो कमेंट्री का अभ्यास करते हुए उसमें आपको अपने को कुशल बनाना है। जिसमें आप अपने को कुशल बनाएंगे उस कौशल को विकसित करना है। मूलभूत अंतर जी जी, धन्यवाद सर। और हमारे कोई और प्रतिभागी साथी जो प्रस्तुत वक्तव्य से संबंधित कोई सवाल अगर आपका है तो आप अपने माइक्रोफोन को ऑन करके बात कर सकते हैं। सर, टीचर बनने के लिए क्या करना चाहिए? टीचर बनने के लिए जो उसकी मूलभूत अर्हताएं हैं वो तो पूरी करनी है। आप पहले ग्रेजुएशन कीजिए, ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड कीजिए, बीएड करने के बाद अगर आपको और हायर टीचिंग में जाना है तो एमएड कीजिए, लेकिन वो एमए करने के बाद होगा, है ना। और फिर उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाना होगा, और फिर जहां जहां कहीं प्रतियोगी या इंटरव्यू के द्वारा सिलेक्शन होता है, चयन होता है, उसमें तो अपने को योग्य बनाना होगा। यस सर। आप ये मत सोचिए कि उपाधि नौकरी की या रोजगार की गारंटी है। यस सर। उपाधि लेने के बाद उपाधि की सार्थकता सिद्ध करनी होगी कि आपने जो उपाधि ली है आप उसके अधिकारी हैं कि नहीं। जी, बेसिक बात। थैंक यू सर। सर, मैं जानना चाह रही थी जो है कि रचनात्मक लेखन के लिए सर थोड़ा सा कुछ अगर शुरुआत करना चाहें हम लोग तो थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए सर कि कैसे करनी चाहिए सर। बेटा देखो, उसके लिए तो आप पहले ये देखो कि आपकी रुचि कविता में है या गद्य में है। जी सर। फिर आप ये देखिए कि आप कविता और गद्य कितना पढ़ रहे हैं। जब जी आप पढ़ेंगे उनको, कवियों को, गद्यकारों को, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि को, फिर आपको तय लगेगा कि आपने भक्ति पर, प्रेम पर, या प्रशस्ति पर, या शास्त्र पर, मान लो किसी एक फील्ड में आपने प्रकृति जी पर, आपने राष्ट्र चेतना पर, किस पर लिखना है। और ऐसी कुछ 10-20 कविताओं को, कवियों को पढ़ोगे, फिर आप लिखने का अभ्यास करोगे। तो धीरे 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 पहली बार में कोई कवि नहीं बन जाता, और पेट से सीख कर कोई आता नहीं। सब जी यहीं आकर कवि बनते हैं, यहीं आकर
प्रतिभा केवल दो प्रकार की होती है, एक जो गॉड गिफ्टेड है जिसको हम सहजा प्रतिभा कहते हैं, और एक जो अर्जित की जाती है, वो उत्पाद्य सर। अध्ययन से, संसर्ग से, संगति से, अभ्यास से होती है। तो वो आपको तय करना है कि आप धीरे 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 करते चलेंगे तो आपका लेखन जो है वो निखरता चलेगा। प्रणाम सर, थैंक यू सर। जी हेलो, प्रणाम सर। नमस्कार। सर जैसे हमें हिंदी साहित्य सर पढ़ना हो तो हम अपना रुचि उसमें कैसे जगाएं सर? और जैसे कुछ मतलब निबंध लिखना हो तो उसमें सर मतलब शब्दों के चयन पे कुछ मतलब सर बताइए। पहले आप हिंदी साहित्य को पढ़ना प्रारंभ कीजिए। जो हिंदी यस के सर। बड़े बड़े सहज रचनाकार हैं, प्रेमचंद को पढ़िए, प्रेमचंद की कहानियां पढ़िए, प्रेमचंद के उपन्यास पढ़िए, और फिर धीरे धीरे जैनेन्द्र को पढ़िए, फिर धीरे धीरे आप भारतेंदु और द्विवेदी युग की रचनाओं को पढ़िए, फिर आप छायावाद की रचनाओं को पढ़िए, क्योंकि छायावाद की रचनाओं में आपको थोड़ी तत्सम शब्दावली और संस्कृत निष्ठता अधिक मिलेगी। यस ऐसे सर। आप जब पढ़ लेंगे, दो चार छह कहानीकारों को पढ़ लिया, अब आप कहानी लिखने का प्रयास कीजिए, तो आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा, एक विश्वास बनेगा। यस सर। हाँ, ओके, थैंक यू सर। सर जैसे लास्ट में आपने सर मतलब एक मतलब अच्छा सर क्वेश्चन बताया, तो सर जैसे हम लोग इसे जब पढ़ाई करते हैं तो दिन में मतलब डिमोटिवेट भी हो जाते हैं सर, उसके लिए क्या किया जाए? किसके लिए? सर जैसे मोटिवेशन के लिए कि पूरे दिन अच्छे से पढ़ाई हो सके। बेटा, ये तो सबसे बेहतरीन मोटिवेशन होता है, आप अपने आत्मबोध को जागृत करो। यस अगर सर। आप चाहते हो जीवन में आत्मनिर्भर हो, कुछ करना चाहते हो, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने, मैं स्वावलंबी बनूंगा, मैं उच्च पद की ओर अग्रसर होऊंगा, ये भावनाएं अगर आपके मन में आ जाती हैं, आप अपने माता पिता को कुछ करके दिखाओगे, कुछ सिद्ध करके दिखाओगे, अपने भाई बहनों को दिखाओगे करके, तो वो ये मोटिवेशन आपको अपने भीतर खुद लाना पड़ेगा। यस सर। है ना? बस उसके बाद धीरे धीरे देखिए आप, उसके लिए आपको तैयारी करनी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाना है, 10 तरह की परीक्षाएं करनी है, तो कोई ना कोई क्लिक करेगी, आप निकलने लगोगे आगे। ओके, थैंक यू, प्रणाम सर। और कोई प्रतिभागी साथी जो लोग जुड़े हुए हैं, अगर कोई प्रश्न आपका है, कोई जिज्ञासा है तो आप कर सकते हैं, नहीं हम आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, तो एक प्रश्न यह है। जी। हेलो। हाँ हाँ, जैसे बोलिए। सर, समाज से भारतीय सिनेमा का एक गहरा संबंध है। हेलो। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ सर, जैसे समाज का भारतीय सिनेमा से गहरा संबंध है। भारत में जैसे आप सर एक बात अभी कहे कि हिंदी को हमको रोजी रोटी की भाषा बनानी है। भारतीय सिनेमा जो है हिंदी पे पूरी तरह से निर्भर है, उसी की रोजी रोटी कमाता है, खाता है। लेकिन जब कोई अवार्ड होता है, फंक्शन होता है, तो वो लोग जो है हिंदी का एक शब्द ना यूज करते हुए टोटल इंग्लिश में बोलते हैं, जिसका प्रभाव जो है भारतीय आम जनमानस पर पड़ता है। उसके पश्चात क्या होता है, हर व्यक्ति के अंदर ये इच्छा जगती है कि हम भी अपना प्रेजेंटेशन हिंदी में दे। वो किसी भी विषय क्षेत्र का व्यक्ति हो, इंग्लिश टर्म को ज्यादातर यूज करता है। इससे सर एक जो ये प्रभाव पड़ता है नकारात्मक, ये सर ऐसा फिल्म इंडस्ट्री में क्यों किया जा रहा है? इस पे सर एक मैसेज उनको देना चाहिए कि आप रोजी रोटी कमा रहे हैं हिंदी से, हिंदी आम जनमानस की भाषा है, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, लेकिन आपका जो मोटिवेशनल स्पीच होता है वो टोटल इंग्लिश में होता है, ऐसा क्यों है? आप। हो गया, प्रश्न हो गया आपका? हाँ हाँ सर। मुझे आपको ऐसा नहीं लग रहा आप एक सही आदमी से गलत प्रश्न कर रहे हो? भाई सुरेंद्र जी, इसमें इसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बेहतर और नामी गिरामी व्यक्तित्व कौन सा है आज की दुनिया में, बताओ? अमिताभ। ये तो मानते हो ना? बिल्कुल सर। तो अमिताभ को कभी आपने अंग्रेजी के माध्यम माध्यम से ख्याति अर्जित करते हुए देखा? नहीं सर। वो जितना बेहतर ढंग से हिंदी के माध्यम से अपने को व्यक्त करते हैं, और जितने बेहतर ढंग से का कौन कौन बनेगा करोड़पति के कितने कितने एपिसोड और कितने धारावाहिक, कितने वो आ गए, खंड आ गए, ये आप देख सकते हो ना? तो अरे नहीं सर, ये देखिए तो उसमें मानसिकता जैसे का
नहीं सर, जैसे कौन बढ़ेगा करोड़पति, ये सब आम जनमानस उसको देख रहा है, उसमें तो इनको रोजी रोटी कमानी है, ये बोलेंगे। लेकिन सर ज्यादातर, अमिताभ जी को छोड़ दे तो ज्यादातर जितने फिल्म इंडस्ट्री में हैं वो ज्यादातर इंग्लिश बोलते हैं। अमिताभ जी भी बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है, ये भी बोलते हैं, इंग्लिश इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन हिंदी भी बोलते हैं। 1-2% छोड़ दिया जाए तो जो भारतीय सिनेमा है कहीं न कहीं जो है इंग्लिश की तरफ 90% अग्रसर है सर। नहीं नहीं, वो तो देखो मानसिकता का प्रश्न है ना, माइंडसेट है। लेकिन क्या अंग्रेजी बोलने से भारत के बड़े प्रतिशत को वो प्रभावित कर पाते हैं? नहीं कर पाते। नहीं सर, नहीं सर। तो जितना बेहतर ढंग से हिंदी बोलकर या भारतीय भाषा बोलकर प्रभावित किया जा सकता है, उतने बेहतर ढंग से अंग्रेजी बोलकर नहीं किया जा सकता। नहीं सर, ये उनकी अज्ञानता भी है, ये एक छद्म प्रदर्शन भी है। इसको मैं एक तरह का कॉम्प्लेक्स मानता हूं। सर जैसे उन लोगों को ये चीज कम से कम ये चीज रियलाइज होनी चाहिए कि हम जिसके तो दम पर हैं, जिसके बदौलत तो हम कौन हैं। कराएगा? कौन कराएगा? आप और मैं कराएंगे ना। अंग्रेजी में जब इंटरव्यू देते हैं तो हम उनको देखें ही ना, सुने ही ना, बंद कर दें। बहुत अच्छी बात सर ने कही है। मुझे लगता है कि सुरेंद्र चौरसिया जी आप संतुष्ट हुए होंगे। हमें सकारात्मक चीजों पर दृष्टि रखनी है। पूरा पूरा काम अगर उनका हिंदी में है और वो एक व्यापक असर समाज पर डाल रहा है, तो वक्तव्य भी हम उन्हें जब इस तरह से, जैसा आपने इस पटल पर उठाया है, जब इस तरह से हम प्रयास करेंगे तो उन्हें विवश होकर हिंदी अपनी बातचीत में भी शामिल करनी होगी स्वेच्छया। और भी हमारे प्रतिभागी साथी जो हैं वो अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। पूछिए। सर मेरा सवाल ये है कि मैंने बीए फाइनल ईयर में संस्कृत कब नहीं लिया था, तो सर एमए कर रहे हैं, तो जैसे संस्कृत नहीं है तो हिंदी से क्या उसका स्कोप है? क्या नहीं, हम संस्कृत का होना या पढ़ना यह कोई अनिवार्यता नहीं है। सर हम लेकिन टीजीटी यदि आपके पास संस्कृत का ज्ञान है या आप ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं तो वो आपका प्लस पॉइंट है। यस सर। हिंदी के क्षेत्र में रोजगार के लिए संस्कृत आनी चाहिए, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट, कोई माने अपेक्षा व्यवस्था की नहीं है। सर मैं थोड़ा इसमें ये जानकारी दे दूं। ये इसका जो प्रश्न है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो हायर सेकेंडरी और प्रवक्ता पद के लिए जो आवेदन की आमंत्रित किए जाते हैं, उसमें यह अपेक्षा की जाती है कि स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में विद्यार्थी ने अध्ययन किया हो। इसका प्रश्न इसी के संबंध में है। टीजीटी पीजीटी के जो एग्जाम होते हैं, अच्छा, तो उसके लिए बेहतर यह है कि आप अगर मान लो आपने ग्रेजुएशन लेवल पर नहीं पढ़ा तो आप एक पेपर संस्कृत का अलग से क्वालिफाई कर सकते हो। तो सर उसके लिए कहाँ से ऐसा कर सकते हैं? बेटा वो आपको अपने जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट है उनसे बात करनी होगी, क्योंकि जो लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ते उनको बिना अंग्रेजी की डिग्री नहीं मिलती है ना। तो उनको एक अंग्रेजी का क्वालिफाइंग पेपर करना होता है। ऐसे हिंदी का भी एक पेपर का मामला है। जैसे यूपी में जो एमबीबीएस डॉक्टर थे क्वालिफाइड, उन्होंने हिंदी जिन्होंने नहीं पढ़ी थी, तो सरकार ने कहा जब तक हिंदी का एक पेपर करके नहीं आओगे हम आपको रोजगार नहीं देंगे। तो वो करके आए फिर। तो ये आपको थोड़ा सर्च करना होगा और वो हो जाएगा। कई ओपन यूनिवर्सिटीज हैं जो कराती हैं एक पेपर से, एक विषय से, उनसे कर सकती हो। डिप्लोमा इन संस्कृत कर लो, सर्टिफिकेट इन संस्कृत कर लो। थैंक यू सर। ओके। और कोई प्रतिभागी साथी कोई सवाल है अगर आपका तो अंतिम प्रश्न ले सकता हूं और इस समापन की ओर चलते हैं। अगर कोई प्रश्न है। सर मेरा एक सवाल था गुरुदेव। हाँ बताइए। हेलो। हाँ मैं ये पूछ रहा था कि मैं अभी हिंदी से एमए पूर्व मतलब प्रथम वर्ष में हूँ और मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में जाना चाहता हूँ। तो मुझे मास कम्युनिकेशन का कोर्स करना पड़ेगा अथवा एमए कंप्लीट करने के बाद हो जाएगा? नहीं बेटा, एमए से आप मास कम्युनिकेशन में नहीं जा पाओगे। एमए करने के बाद आपको 1 ईयर या 2 ईयर डिप्लोमा
इन मास मीडिया ये करना होगा। और अगर इसमें और जी। आगे बढ़ना है तो साथ साथ MA इन मास मीडिया कर लीजिए, और वो कॉरेस्पॉन्डेंस से भी हो जाता है, वैसे भी हो जाता है। MA के साथ साथ ही हो जाता है क्या? हाँ, हो जाता है। अगर डिप्लोमा करना है आप MA के साथ डिप्लोमा सर्टिफिकेट 1, 2, 3 कर सकते हैं। जी जी जी, धन्यवाद। हाँ, दीपिका कुछ पूछना है क्या? दीपिका तिवारी, कोई प्रश्न है? मुख्य गुण कौन जो कि एक बेहतर पत्रकार बन सके? ऐसा कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए एक पत्रकार में? सर, पत्रकार में कौन सी क्वालिटी? ऐसा कौन सी मुख्य क्वालिटी होनी चाहिए जो बेहतर पत्रकार बना जा सके उससे? पहली क्वालिटी तो ये होनी चाहिए कि उसे पत्रकारिता का औपचारिक कोई पाठ्यक्रम पूरा करना होगा। वो सर्टिफिकेट करे, डिप्लोमा करे, डिग्री कर ले, मास कम्युनिकेशन से कर ले, किसी विश्वविद्यालय से, पत्रकारिता विभाग से ग्रेजुएशन करे, पोस्ट ग्रेजुएशन करे, ये उसको तय करना है। उसके बाद पत्रकार के जो गुण हैं वो तो कुछ अलग तरह का विषय है। अगर आप पत्रकारिता से संबद्ध पुस्तकें देखोगे कि पत्रकार को मिशनरी अप्रोच से आगे बढ़ना होता है, निडर होना चाहिए, उसको चौमुखी और बहुमुखी जानकारियां अर्जित करने के लिए प्रस्तुत होना चाहिए। बहुत सारी क्वालिटीज हैं, वो आप पत्रकारिता संबंधी पुस्तकें देखो उसमें मिलेगा। लेकिन उसकी जरूरत तभी पड़ेगी जब पहले आप पत्रकारिता के लिए एलिजिबल होंगे। मैं समझता हूं कि समाधान हो चुका है सभी प्रश्नों का। दीपिका, अपने को म्यूट कर लो। और पत्रकारिता के लिए जैसा सर ने कहा कि पहले तो आपको डिप्लोमा या सर्टिफिकेट के कोर्स करने होंगे, और उसके बाद एक पत्रकार होने के लिए जो उसकी बुनियादी अर्हता है, यानी उपाधिगत ये है, बाकी बहुत सारी विशेषताएं व्यक्तित्व की होनी चाहिए। इसको पत्रकारिता के पाठ्यक्रम में ही आप जान पाएंगे, और इसको खुली आंखों से देखें तो बहुत सारी चीजें आप वैसे जान पाएंगे। इसको सूत्रबद्ध करने में एक अलग सेशन ही चलाना पड़ेगा। जी। तो आज गंगा कावेरी व्याख्यान श्रृंखला के इस 74वें व्याख्यान में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आदरणीय PC टंडन सर ने इतने महत्वपूर्ण ढंग से प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है और हिंदी में रोजगार की संभावनाएं क्या हैं, इसको बहुत विस्तार से सर ने बताया है। प्रायः ये माना जाता था कि हिंदी में जो सृजनात्मक लेखन होता है वही सब कुछ है, यानी जो साहित्य की हिंदी है, लेकिन साहित्येतर हिंदी का एक जो बड़ा संसार है। यद्यपि क्रिएटिव राइटिंग भी एक हिंदी का एक महत्वपूर्ण प्रोफेशन बन गया है, इसके अलावा शिक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी, संवाददाता, मास मीडिया, साक्षात्कार, अनुवाद, और अनुवाद में किस तरह से जूनियर अनुवाद और सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर्स की मीडिया, ओपन लर्निंग, ऑनलाइन टीचिंग, फिल्म, प्रकाशन, दूरदर्शन, संवाद लेखन, विज्ञापन, समाचार संपादन, दुभाषिया और प्रूफ रीडिंग, बैंकों में, बीमा में, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में, एनिमेशन में, रनिंग कमेंट्री में, स्लोगन या जो पंच लाइनें हैं उनमें भाषा का अनुप्रयोग किस तरह से होता है, भाषा का जो जिसमें विशेष रूप से आज के मुख्य वक्ता के द्वारा इंगित किया गया कि हमें भाषा का समाज मनोविज्ञान जानना होता है। खास करके राजनीति में जो एक एक जो जुमले होते हैं वो पूरे जनाधार को बड़े पैमाने पर प्रभावित करते हैं, या NTA के जो बहुभाषिक प्रश्न पत्र जो बनाने के लिए प्रयोग चल रहे हैं उसमें भी पटकथा लेखन है, या जो कौशल परक स्वरूप हिंदी का है जिसमें तमाम चीजें आपके द्वारा बताई गई हैं, चाहे वो गायन हो, वादन हो, डबिंग हो, वॉइस हो, ओवरिंग हो, ग्रीटिंग कार्ड हो। तो इतने विस्तृत संदर्भों में सर आपके द्वारा ये वक्तव्य दिया गया है, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं आपके। और इस गंगा कावेरी व्याख्यानमाला के इस मंच से
हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। डॉक्टर एस.ए. मंजुनाथ जी जुड़े हुए हैं क्या? मुझे लग रहा है किसी वजह से वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो मैं मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ और पॉम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु कर्नाटक की ओर से, आप सभी प्रतिभागी साथियों की ओर से, लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा उत्तर प्रदेश की ओर से हृदय से मैं सर आपका आभार व्यक्त करता हूं। और यह पाथेय का काम करेगा हमारे विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से, और हम हिंदी शिक्षकों के लिए भी, कि कितना डायमेंशन हमारे सामने खुला हुआ है। यानी किसी तरह की हम हीन भावना से ग्रस्त ना रहें। हम विद्यार्थियों को ये बता सकते हैं कि अगर वो अपने अंदर सक्षमता विकसित करें तो उनके लिए पूरा मैदान खाली पड़ा है, और वो न केवल भारतवर्ष में बल्कि दुनिया के अन्य अन्य देशों में भी अपने करियर को चमका सकते हैं। तो सर बहुत बहुत आभार आपका। इसके साथ ही लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय डॉक्टर R.K. पांडे सर और पॉम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु के प्राचार्य महोदय डॉक्टर पुरुषोत्तम KV जी, लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर, और पॉम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु के हिंदी विभागाध्यक्ष और हमारे जो सहभागी सह आयोजक हैं डॉक्टर एस.ए. मंजुनाथ जी, मैं सभी के प्रति साधुवाद व्यक्त करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए, समस्त प्रतिभागी साथियों के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हुए कि आप नए वर्ष में हमारे इस कार्यक्रम से जुड़कर आपने हमारा उत्साह बढ़ाया है, आपने ढेर सारी जानकारियां अर्जित की हैं। तो हम आपकी ओर से सर के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने मूल्यवान वक्तव्य दिया, और इस मंच से हम सभी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं। इसी के साथ कार्यक्रम के समापन की घोषणा की जाती है। आज के समापन की बहुत बहुत आभार, और सर आपका विशेष रूप से आपको प्रणाम करते हुए बहुत बहुत आभार आपका।